बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाजिर खिदमत है। और नाज़रीन कराम, बहुत सारी बैक टू बैक ख़बरें, नई ख़बरें, किसी को कोई खुशखबरी कह रहा है, किसी को कोई किसी खबर को हम थोड़ा सा सस्पेंस की सूरत में भी देख सकते हैं। कुछ ख़बरें बड़ी अचानक आ गई हैं, इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। कुछ मामलात ऐसे सीधे सीधे होते हुए नज़र आ रहे हैं जो बज़ाहिर इतने सीधे हैं या नहीं हैं। आलमी तौर पर भी कुछ ख़बरें, क्योंकि मीडिया ब्लैकआउट जब भी हो जाए या मीडिया बिकाऊ हो जाए या ब्लैकआउट हो जाए या बिकाऊ हो जाए तो आपको सही खबर तक पहुंचना निस्बतन मुश्किल हो जाता है और बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो जो आलमी ख़बरें ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से मिल रही हैं, जो मिलती हैं सोशल मीडिया से हमें ख़बरें, जो मिलती हैं हमें मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल मीडिया से ख़बरें, सिर्फ उसी पर ही तबसरे हो सकते हैं, उसी पर ही हम अपनी राय कायम कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। और पेट्रोल की अगर हम बात करें, पेट्रोल की कीमतें इंतहाई हद तक कम हुई, लेकिन कहीं से कोई किसी चीज़ की कीमत गिरने का कोई थोड़ा सा भी शायबा नज़र नहीं आ नाज़रीन कराम, जब कीमत बढ़ती है तो किस तेज़ी से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन जहाँ कीमतें गिरती हैं ना कहीं किरायों में कमी हो रही है, ना कहीं किसी और मामलात में आसानी हो रही है। तो इसको हम कैसे देखेंगे आगे जाकर, और इस पर क्या कदगन लगती है? कौन है वो इदारे जो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वो कीमतें बढ़ाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, पूरा प्रेशर डालते हैं। आगाज़ में 20 रुपये किराया बढ़ा जाता है, आखिर में 10 पे फैसला होता है। तो ये जो अब कीमतें कम होनी चाहिए, पेट्रोल की कीमत कम होने के बाद कम से कम किराए, कम से कम रिक्शा, टैक्सी और बहुत सारी हमारी बसें, हमारे बाइकियाज और बहुत सारे, इन सबको कौन देखेगा? कोई देखने वाला नहीं है। पेट्रोल कम बढ़ जाए तो फ़ौरन ही बढ़ जाएंगी और हर एक के मुंह पर यही सवाल आएगा कि पेट्रोल बढ़ गया है। हर तीसरा आदमी इसका पेट्रोल से दूर दूर तक वास्ता नहीं होगा, वो आपसे कहेगा कि पेट्रोल बढ़ गया है। लेकिन जब पेट्रोल कम होता है तो कहीं दूर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। ये भी बहुत बड़ा अलमिया। तो वो इदारे कौन से हैं, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, वो कौन से इदारे हैं जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं या इनको करना चाहिए? तो आज हम इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं सबसे अहम तरीन ख़बर। मैं कहूँगा कि ये एक खुशखबरी बनकर हम सब पर जो है वो आया हुई है, या एक बॉम्ब बनकर हम सब पे गिरा है। आया ये दोनों ही नहीं है, तीसरा कोई रास्ता है, वो है 8 फरवरी को इलेक्शन का होना। बड़ी हैरानकुन बात है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट के तमाम ही फैसलों को जो इलेक्शन के हवाले से हुए, ख़ास तौर पे KPK और पंजाब में, इन फैसलों को जो है वो रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया गया, हवाओं में उड़ा दिया गया हमारी आला अदलिया के फैसलों को। और किसने किया, क्यों किया, किसी ने कोई इस पर अपनी राय नहीं दी है, ना ही कोर्ट ने ये पूछने की कोई कोशिश की है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये राय कायम होना शुरू हुई है और सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की अदालत में ये फ़ैसला हुआ है। और ये फ़ैसला दिया गया है और बड़ी शद्दोमत के साथ दिया गया है कि इलेक्शन जो है अब फौरी तौर पे होने चाहिए। फौरी तौर से मुराद जो भी हमारा एक पीरियड, सर्टेन पीरियड होता है हमारा आइन के हिसाब से, क्योंकि वैसे तो हम आइनी तौर पर बहुत आगे निकल चुके हैं और अब इसी का सहारा लेते हुए सब कि जब इतना निकल गए हैं तो और मज़ीद निकलने में क्या हर्ज है। लेकिन बहरहाल ये जो इलेक्शन की मौजूदा तारीख़ है, इसके पीछे क्या तारीख़ है? मैं अगर जो ये इतना अचानक अनएक्सपेक्टेड कहते हैं कि बिल्कुल भी कोई चांस नहीं था, क्योंकि हमारे अदालतें जो वो उसके कोई बहुत ज़्यादा नोटिस, सख्त नोटिस लेने के चक्कर में नज़र नहीं आती थी। ये बंदियाल साहब के दौर में भी और काजी फायज़ ईसा भी, अगर मेरा ख्याल है कि ये सबसे पहला और ज़रूरी तरीन सब्जेक्ट होना चाहिए था, केस होना चाहिए था, जिसको अव्वलीन बुनियाद पर होना चाहिए था। लेकिन ये नहीं हुआ, कमोबेश 1 डेढ़ माह 2 माह के बाद काजी फायज़ ईसा साहब की सुप्रीम अदालत में। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, ये फ़ैसला हुआ है। पहले कोर्ट ने 11 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी और पाबंद किया था इलेक्शन कमीशन को, जो अब तक ये कह रहे थे, इलेक्शन कमीशन अब तक ये कह रहे थे कि इलेक्शन की तारीख देना जो है वो सदर ममलिकत का काम नहीं। जो आइनी हक दिया गया है सदर ममलिकत को रियासत पाकिस्तान के, उससे जो है वो इनहराफ था या कोई आइनी शिक होगी। यकीनी तौर पर कोई ना कुछ तो ऐसा एविडेंस हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है
कि इतना बड़ा जो है ना क्लियर कट आइन में लिखा हो और इलेक्शन कमीशन इससे इससे इज्तनाब करे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन बहरहाल ऐसा ही हुआ और इलेक्शन कमीशन ने इससे एतराज़ किया और सदर का ये हक जो आइन उन्हें देता है, मेरे ख्याल में, हमारे कई वकला, कई माहिरीन कानून के ख़्याल में, वो उससे इज्तनाब किया गया और सदर ममलिकत को ये हक नहीं दिया गया। ये कहा गया कि ये हक जो है वो अब के नए क़वानीन के मुताबिक जो है ये हमारा है, यानी कि इलेक्शन कमीशन का। बहरहाल इस बार इस मरतबा काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने बड़े ही मैं कह रहा हूँ ड्रामाई अंदाज में कहूँगा कि ये इसका मैं कहा ना कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस ये सब हुआ है। क्या इसके पीछे अवामिल कार फरमा होंगे, ये यकीन तौर पर कुछ अरसे के बाद आइंदा आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता आश्कार होते चले जाएंगे। लेकिन फौरी तौर पर तो हम एक अच्छी न्यूज़ ही कहेंगे इसको कि इलेक्शन हो रहा है, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है और हम सबको, जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, उनको हक़ राय दही इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। देर से सही, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इलेक्शन वाहिद हल, जमहूरी रियासतों में वाहिद हल तस्लीम किया जाता है कि अवाम की हुकूमत, जमहूरी हुकूमतों में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर अवाम ही ताकत का सरचश्मा होते हैं। ये सारी बातें हम इन्हीं अवामी नुमाइंदों से, इन्हीं अवामी लीडरान से हम सुनते रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस मरतबा जो इलेक्शन के साथ हुआ है, उस पर किसी ने कोई लबकुशाई नहीं की, किसी ने लबकुशाई नहीं की। तमाम सियासी जमातें, ख़ास तौर पर अगर मैं PDM की बात करूँ तो पूरी PDM जो है वो खामोश रही और ले तो लाल से काम लेते रहे और पर्दों के पीछे छुपने का काम भी जारी रहा और एक आइडियल सिचुएशन की तरफ जब तक नहीं पहुंच जाते, इलेक्शन से थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश की गई। क्या वो आइडियल सिचुएशन अब हो गई है कि अब कहीं से आवाज़ नहीं आ रही? लेकिन अब इनकी सारी आवाज़ें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद बंद कर दी हैं और उन्होंने पाबंद कर दिया है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब इन सारे मामलात पर तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इतनी तेज़ी दिखानी होगी कि फौरी तौर पर आप सदर ममलिकत से मिलें और मिलकर तारीख का ऐलान करें। सदर ममलिकत तारीख का ऐलान करें। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इट मीन्स के आइन कहता है कि तारीख जो है वो सदर ममलिकत ने मुकर्रर करनी है। और यही हुआ कि फौरी तौर पर राजा सिकंदर सुल्तान साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को सदर ममलिकत से रब्ता करना पड़ा, उनसे मिलना पड़ा और वहाँ 1-to-1 मुलाकात की ख़बरें भी आ रही हैं कि वहाँ सदर ममलिकत ने 11 फरवरी को 8 फरवरी तक रखा और 8 फरवरी पर अब जो है वो राय अम्मा को हमवार किया गया और इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया और अब 8 फरवरी को इलेक्शन, पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन, यानी कि तमाम कौमी और सूबाई इलेक्शन, तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे तमाम सूबों में। इलेक्शन की अहमियत को अब तक क्यों हमने इतनी फोकियत नहीं दी, जबकि किसी भी, मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इलेक्शन की राय अम्मा को हमवार करना, इलेक्शन ही वाहिद हल तस्वुर किया जाता है किसी भी जमहूरी मुल्क में आगे बढ़ने का। तरक्की की शाहरा को हम जमहूरियत से कनेक्ट करते हैं और नो डाउट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती और केयरटेकर गवर्नमेंट का तो काम ही, ये पहली मरतबा, दुनिया में पहली मरतबा यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है कि केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो कवानीन भी पास कर रहे हैं, वो संगे बुनियाद भी रख रहे हैं, वो बजट्स भी पास कर देते हैं और वो मतलब जो चाहें वो कर सकते हैं। जबकि ऐसा होता नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा, मेरा ख्याल है, कोई हंगामी सूरत हाल ना हो तो 1 पॉइंट एजेंडा होता है इलेक्शन का। और क्यों होता है? साफ और शफाफ इलेक्शन। क्यों? इसकी वजह कि जब तक कि कोई सॉलिड रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार हुकूमत, जिसे आवाम उंगली उठा के कह सके कि ये आपने अच्छा किया, ये आपने बुरा किया। पॉलिसीज़ का तयन जो है, मुल्कों की पॉलिसीज़, हमारे ममालिक की रियासतों की पॉलिसी जो है, ये मुंतखब नुमाइंदे बनाते हैं। कौमी और सूबाई असम्बली में, और आप देखते हैं कवानीन जब सूबाई तौर पर कोई कवानीन बनाने तो सूबाई असम्बलीज बैठती हैं। रियासत और मुल्क की सतह पर कवानीन को देखना हो तो हमारे कौमी असम्बली के मेम्बरान देखते हैं। तो ये तमाम लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अवामी अदालत में
कि अगर कोई कानून मुल्क के खिलाफ जा रहा होगा, किसी भी अंदाज से अवाम के खिलाफ जा रहा होगा, मुल्क के खिलाफ जा रहा होगा, तो अवाम उस पर उनसे जवाब तलबी कर सकती है। हमारी अदलिया जो है, हमारी अदालतें जो है, वो उस पर जो है अपनी जवाब तलबी कर सकती हैं। जब केयर टेकर गवर्नमेंट होती है तो गालिबन वो इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, तो केयर टेकर गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होता है। इलेक्शन की एक दूसरी कड़ी जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, हर 5 साल के बाद रोटेशन के साथ इलेक्शन का वक्त पर हो जाना एक कंटिन्यूटी। इलेक्शन की कंटिन्यूटी का सबसे बड़ा फ़ायदा मैंने अब तक जो उन रियासतों में जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ एक सियासी सोच, नए सियासी लीडरान, एक सियासी कल्चर और थोड़ा सा सियासी रख रखाव ये आना शुरू हो जाता है। जहाँ तवातुर के साथ इलेक्शन हो रहा है, हम कहीं दूर नहीं जाते, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत सियासी तौर पर अपने आप को बेपनाह, उनके आपस के इख्तलाफात सही, वहाँ की कांग्रेस और वहाँ की बीजेपी ख़ास तौर पे 2 बड़ी जमातें और भी बहुत सारी, भारत बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया, और इंडिया में छोटे छोटे बहुत सारे पॉकेट्स भी हैं, लेकिन अगर मैं 2 मेन स्ट्रीम जमातों को अगर देखूँ, कांग्रेस और बीजेपी, लाख इख्तलाफात सही, कोई भी अपने उस मनसब पर एक दिन भी ज़्यादा रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इल्ला कि कोई मजबूरी ना हो। कोशिश होती है कि वक्त पर इलेक्शन होते रहें, और भारत में तो मैं और आप देखते हैं कि एक जनरल इलेक्शन, इनकी लोकसभा जो है जो है वो तो अपनी जगह है, इसके अलावा इनकी जो राज्यसभा है, इनकी जो प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं, इनकी रियासतें जो हैं, इनके सूबे जो हैं, सूबाई इलेक्शन तो पूरा साल चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं से ये खबरें आ ही रही होती हैं हमें। यानी कि वहाँ इलेक्शन कोई हर 4-6 महीने के बाद कोई ना कोई इलेक्शन हो रहा होता है। वहाँ की जितना बड़ा भारत है और जितने बड़ी बड़ी रियासतें हैं, यानी कि पाकिस्तान पूरे मुल्क से बड़ी वहाँ का एक सूबा है, तो अंदाज़ा किया जा सकता है। लेकिन वहाँ भी इलेक्शन को मैनेज किया जाता है, वहाँ एक साथ इलेक्शन हो भी नहीं सकता। अरबों की, मतलब 1.5 अरब कहते हैं कि आबादी है, ऐसे तो 1 अरब 10 करोड़ या 20 करोड़ कहते हैं, लेकिन ये 1.5 अरब की आबादी तो को छूने वाला मुल्क जो है, वहाँ पे एक साथ इलेक्शन पूरे मुल्क में होना नामुमकिन सा है। तो वहाँ पे पार्शियली बहुत सारे इलेक्शंस हो जाते हैं, जिसका नो डाउट कहते ये हैं कि इसका एक असर बड़े इलेक्शन पर भी पड़ता है। लेकिन बहरहाल तो उन्होंने इस इलेक्शन के प्रोसेस को मुसलसल जारी रखा, और जिसके बायस शायद आज टेस्ट पेपर आप देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए और भारत को देख लीजिए। मैं किसी मुल्क की हिमायत नहीं कर रहा, मैं भी कि भारत हमसे कई मामलात में पीछे हो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान में अगर तवातुर के साथ ये सिलसिला राइज हो जाए, हमारे हुक्मरान जो सीटों पर बैठते हैं वो अपने ज़ाती मफाद को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए सोचें और बिल्कुल वक्त पर इलेक्शन होते रहें। मैं ऐसी और बहुत सारी लोकल NGOs को जानता हूँ, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ को भी देखता हूँ कि जहाँ पे तवातुर के साथ इलेक्शन हो रहा है या इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, वहाँ पर तरक्की निस्बतन पिछले साल के मुकाबले में अगले 3 सालों में या 2 सालों में जो भी इनका टेन्योर होता है उसमें ज़्यादा होती है। क्योंकि इलेक्शन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हर एक को गुजरना होता है, और अपनी कारगुजारी जो उन्होंने गुज़िश्ता सालों में की होती है, उस पर अवाम की अदालतों में जाना होता है, और अवाम के पास वाहिद हक उसका वोट हुआ करता है। अवाम से बड़ा मुनसिफ कोई हो नहीं सकता, अवाम ने जज करना है। और आज की राय अम्मा जिस अंदाज से आगे बढ़ रही है, उस अंदाज से तो यकीन तौर पर इलेक्शन का इस अंदाज से आ जाना, और अब हमारी जिम्मेदारी, इलेक्शन अनाउंस हो गया है और 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, पाकिस्तान के लोगों की जिम्मेदारी क्या है। हमारे यहाँ वोट कास्टिंग 35% से ज़्यादा नहीं होती, ये मैं बड़े मैक्सिमम लेवल पे जाता हूँ। भाई पाकिस्तान को अगर आगे की तरफ ले जाना है तो आपको घरों से, हम सबको अपने अपने घरों से निकलना होगा, अपना ये एक वोटिंग राइट जो है उसको ज़रूर इस्तेमाल करना होगा, और घरों से निकलिए, इस कास्टिंग रेट को दुगना तिगना कीजिए, और पाकिस्तान में अपने लाइक माइंडेड, जिसे आप बेहतर समझते हो उसे वोट दीजिए। यही रियासत का काम भी है, यही रियासत चाहती है, और यही अवाम चाहते हैं कि आपकी भरपूर अक्सरियत के साथ वो हुकूमत आ जाए
वो लोग आ जाएं जो पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल कर, जो जिसमें मैं और आप जिसका तस्करा आगे जाके भी होगा, उससे निकाल कर आगे की तरफ ले जाए। नाज़रीन, इलेक्शन पर आज इतनी गुफ्तगू थी। इंशाल्लाह वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और कुछ नए मौज़ूआत पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और वक्फे पे जाने से पहले एक बड़ा अहम तरीन मौजू पर मैंने आपकी तवज्जो दिलाई थी। पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं। और पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है नाज़रीन, आपको और मेरा ख्याल होगा, आपने देखा होगा कि पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो क्या होता है, मतलब कितने हम लोग जो है बेहिस लोग हो गए हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही होती है तो जब पता चल जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ तो टाउट्स और ख़बरी जो हैं वो तो एक एक ख़बर के इनको पैसे मिलते हैं। तो ये ख़बरें जब लीक हो जाती हैं और पेट्रोल पंप्स तक ये ख़बरें पहुँच जाती हैं, पेट्रोल डीलर्स तक ये ख़बरें पहुँचती हैं कि आज पेट्रोल पे 2, 5, 10, 20, 25 जो भी इजाफा है वो होने जा रहा है, तो पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाइए, पेट्रोल ख़त्म हो गया है। पेट्रोल की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शायद कोई एक आध रहमदिल पेट्रोल पंप आपको उस पर दे दे, तो वहाँ पे लंबी कतारें हैं। और क्योंकि पेट्रोल बढ़ने वाला है तो मैं तो सबसे पहले तो मैं सलाम दूँ कि ऐसे मौके पर भी कम से कम कुछ पेट्रोल पंप्स जो हैं और वो पेट्रोल दे रहे होते हैं, और लेने वाले जिसने 1 लीटर लेना है वो 5 लीटर ले रहा होता है। जिसने रोज़ाना की 2000 की पेट्रोल भरवानी है गाड़ी की, अगर मैं बात करूँ, तो वो टैंक फुल करा रहे होते हैं। यकीनी तौर पर इन हालात में वक्त भी लगता है, और जब वक्त लगता है तो एक कतई लंबी कतार मीलों तक में, समटाइम तो 1 किलोमीटर तक मैंने लाइन लगी हुई भी देखी है, क्योंकि पेट्रोल पंप सिर्फ 10% ही खुला होता है, 90% पेट्रोल पंप बंद हो जाता है। क्यों? पेट्रोल बढ़ने वाला है। 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये अगर पेट्रोल बढ़ता है, आप अंदाज़ा कीजिए समटाइम हज़ारों नहीं लाखों लीटर पेट्रोल होता है उस पेट्रोल पंप के पास, इनके अंडरग्राउंड टैंक्स में भी, और पीछे जो इनके जो स्टॉक्स, जहाँ स्टॉक बॉन्ड जहाँ पे ये स्टॉक करते हैं, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की खातिर, लालच की खातिर, पैसों की लालच की खातिर ये सारा काम कर दिया जाता है कि पेट्रोल नहीं मिल रहा होता आपको और हमें। और यकीनी तौर पर 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद जब पेट्रोल की नई कीमत आवेज़ा हो जाती है, रात के 12 बजे बाद उमूमन ये अपडेट होती है, और फिर पेट्रोल मिल जाता है, नए रेट पर मिलता है। पुराने रेट में ख़रीदा हुआ माल नए रेट में मिल जाता है आपको, और आपको नए रेट से चार्ज होता है, और आपको 10, 15, 20 रुपये जो भी रेट बढ़ा है इससे आगे मिलता है। ये है वो कमाई का धंधा पहला। बहरहाल इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि अगले ही दिन पेट्रोल आप सड़क पर निकलें तो बसों का किराया, रिक्शों का किराया, बाइक या करीम्स का किराया, जहाँ जहाँ पेट्रोल, यानी कि आप तो फ्रूट खरीदने भी जाएं तो वो कहेगा कि ये इसलिए महंगा है कि पेट्रोल बढ़ गया है। आप रोटी खरीदने जाएं, पेट्रोल बढ़ गया। आप खाना खाने जाएं, पेट्रोल बढ़ गया। मतलब दुनिया ज़रूरत ज़िंदगी की किसी चीज़ के लिए आप चले जाइए तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि पेट्रोल बढ़ गया। नो डाउट बढ़ा है, और इसका असर पूरी मईशत में पड़ता है, इसी तरीके से हर इंसान में पड़ता है। लेकिन अब पेट्रोल कम हो गया, पेट्रोल पे 30-40 रुपए कम हो गए हैं, और कहीं से कोई आवाज़ सुनी आपने कि ये लीजिए हमने ये कीमत कम कर दी है? क्यों? कि पेट्रोल कम हो गया है। सबसे पहले तो पेट्रोल पंप से ही मैं आगाज़ करूं। खुला पेट्रोल, लोगों की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि कोई इतने पैसे कम होने वाले हैं, लेकिन पेट्रोल खुला मिल रहा था। किसी पेट्रोल पंप ने 1 मिनट के लिए भी पेट्रोल पंप को बंद नहीं किया, क्योंकि खबरियों ने इन्हें खबर दे दी थी कि पेट्रोल कम होने वाला है, तो रोकने की ज़रूरत नहीं है, बेचो जितना बेच सकते हो सकता है 1 लीटर पे 1 लीटर दे रहा हो तो आप उसको 2 लीटर देने की कोशिश करें, ताकि जल्द से जल्द आपका ये स्टॉक मिनिमाइज होता चला जाए, ताकि आपका वो नुकसान जो 40 रुपये या 30 रुपये कम होने से होने वाला है वो कम से कम हो जाए। ये थी एक टेक्टिक, ये होती है एक टेक्टिक बिजनेस। इससे लोग सम टाइम अपनी चालाकी, अपनी महारत
अपनी अय्यारी और अपनी बिजनेस टेक्निक कहते हैं, लेकिन मैं इसे जुर्म कहता हूँ। ये जुर्म है। अगर ये जुर्म नहीं है कि आप जब पेट्रोल सस्ता होने वाला हो और आप पेट्रोल पंप को बंद नहीं करते, तो फिर ये तो जुर्म हुआ ना कि जब पेट्रोल बढ़ने वाला हो तो आप अपने पेट्रोल को स्टॉक करने के लिए बंद कर देते हैं। लाखों लीटर या हज़ारों लीटर पेट्रोल आपके टैंक में हो मौजूद, तो आप देखिए कि इसको 5 या 10 या 20 या 25 से मल्टीप्लाई करके देखिए, एक ही रात में, एक ही शब में, चंद घंटों के फासले के साथ लाखों करोड़ों कमा लेते हैं लोग। ये है इसे कहते हैं, ये बिजनेस टेक्निक है। मैं तो कहता हूँ कि लानत है ऐसी बिजनेस पे और ऐसे पैसे पर कि जो इस अंदाज से कमाया गया हो। बहरहाल अब हमारे यहाँ तो पैसा ही सब कुछ है, किसी भी तरीके से आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। ये आजकल हमारा फिनोमिना है और क्या करें, मुआशरती ज़िम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई हैं और मुआशरे में नामवारी इतनी बढ़ गई हैं कि जिसके पास पैसा है, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट भी शायद उसी की है। वो पैसे से सब कुछ खरीद सकता है। वो कवानीन से लेके, वो इंसाफ से लेके, वो इंसानों को सबको खरीद सकता है उस पैसे से। तो पैसे के लिए सब कुछ है, तो इसीलिए हम पैसों की ही दौड़ में, पैसों की ही सोच को लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये हमारा मुआशरती अलमिया है, जिस पर किसी और मौजू पर किसी और डिबेटर या किसी और मेहमान के साथ मैं ज़रूर चाहूँगा कि आइंदा आने वाले दिनों में किसी प्रोग्राम में किसी से बात कर सकूँ। तो एक तो ये, दूसरा, कहीं किसी चीज़ की कीमत कम नहीं हुई। आप फ्रूट से लेके रोटी तक चले जाइए, आप बाइकिया से लेके रक्षा तक चले जाइए, आप बसों से लेके सुजुकियों तक चले जाइए, कहीं पर 1 रुपए का किराया कम नहीं हुआ। पेट्रोल 40 रुपये बढ़ता तो आपको यकीन, 40 या 30 रुपये बढ़ता तो आप हैरान हो जाते कि ये तो आग उगल रहे होते ये तमाम लोग। लेकिन अब 40 रुपये कम हुआ है तो पेट्रोल कम से कम, इसका कुछ एडवांटेज तो आपके उन लोगों को मिलना चाहिए जो रोज़ाना ट्रांसपोर्ट, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं। चिंगची जहाँ के 20 रुपये या 30 रुपये ले रहे थे उतने ही ले रहे हैं। रक्षा जो है वो उतना ही किराया ले रहे हैं। इवन बाइकिया, करीम और उबर्स और इन राइड जो हैं, ये वो तमाम लोग जो पेट्रोल बढ़ने पर सरापा एहतजाज हुआ करते थे और अपने क्लाइंट के साथ, अपने ग्राहक के साथ रिक्वेस्ट किया करते थे। अब कहाँ गई वो इनकी रिक्वेस्ट कि अब तो कम हो गया भाई, अब थोड़ा सा रिलीफ दे दो हमारी आवाम को। आवाम हर जगह से, एक तरफ से नहीं, 10 सिमतों से जो है वो ज़ख्मी होती चली जा रही है और मुसलसल होती चली जा रही है। मतलब आप हैरान होंगे कि और सबसे बड़ी बात जिसका आगाज़ में मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि वो इदारे जो पाबंद हैं इन चीज़ों को पर नज़र रखने के, जो नज़र रखते भी हैं, शायद वही सिखाते भी हैं कि जब बस ओनर्स एसोसिएशन ऐलान कर देती है, बस मालिकान ऐलान कर देते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं, करता धरता लोग हैं, वो ऐलान करते हैं कि हमें 40 रुपये किराया बढ़ाना है, हम एहतजाज करेंगे। वाटर टैंकर्स जो हैं, ये पेट्रोल टैंकर्स जो हैं, और मतलब बेशुमार ऐसे लोग जो पेट्रोल पर ज़्यादा मुनसर होते हैं, इन्हिसार होता है उनका, वो सब ऐलान करते हैं। उनकी स्ट्राइक्स आ जाती हैं, पेट्रोल नहीं मिलेगा क्योंकि पेट्रोल पर लाना ले जाना बहुत महंगा होता चला जा रहा है और हमारे पैसे नहीं बढ़ रहे। ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, इनको बिठाया जाता है। उन्होंने 40 की डिमांड की थी, फैसला 20 पर हो जाता है और 20 रुपये बढ़ जाते हैं। वो इदारे जो उस वक्त उन्हें बिठाते हैं आज कहाँ हैं? क्यों वो सामने नहीं आते? क्यों उनको सामने नहीं बिठाते कि ठीक है, जो 20 रुपये आपने बढ़ाए थे पेट्रोल बढ़ने पर, वही 20 रुपये हम कम कर देते हैं क्योंकि पेट्रोल कम हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ, किराया कभी भी कम नहीं हुआ। ये हैरान कुन बात है। किराया, बसों की किराया, ट्रांसपोर्टेशन कभी भी कम नहीं हुई। आप देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए अपने पिछले 40-50 सालों का। शायद किसी जगह पर गवर्नमेंट के किसी ट्रांसपोर्ट पर ऐसा हुआ हो, या किसी रिलीजियस या किसी एनजीओ की ट्रांसपोर्ट पर ऐसा हुआ, लेकिन जनरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेट्रोल के बढ़ने पर बढ़े तो हैं लेकिन कम होने पर कम हुआ हो। ऐसा नहीं हुआ। और ये क्यों नहीं होता? हमारे उन इदारों की वजह से जो आंख बंद किए बैठे रहते हैं। शायद उनको उन आंख बंद करने की कीमत मिल जाती है, बर वक्त मिल जाती है, उनके अपने ऑफिस में या उनके अपने इदारों में मिल जाती है, जिसके बाइस उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो इस किस्म के मामलात में मज़ीद अमल दखल करें, जब तक कि अवाम अपने हुकूक़ के लिए जिन ममालिक में जाग जाती है उनको हुकूक मिलते हैं, और जहाँ पर सत्तू पिला के अवाम को सोना की तरगीब दी जाती है और डरा धमका कर भी, और बहुत सारे अवामिल होते हैं इसके, उस पर अगर बात की जाएगी तो बहुत आगे तक जाएगी। तो अवाम को तो डरो खौफ और फिर और बहुत सारी लालचें देकर इस नहज पर ला ही दिया गया है
कि अब आवाम नहीं उठती। आवाम तो बस जो है बस ठीक है, किस्मत में लिखा है, किस्मत के ही हाल पर हम जिंदा हैं, और तकदीर में शायद हमारा यही लिखा था कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और इसी में अब इसी तरह हमें ज़िंदगी गुजारनी होगी आगे। तो पेट्रोल की कीमतें गिरी हैं, तो खुदा के लिए पेट्रोल की कीमतें गिरी हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों पर रिलीफ भी मिलना चाहिए। अफ़गानियों का इनखला, नाज़रीन कराम, अफ़गानियों के इनखला पर बड़ा ज़ोर व शोर हो रहा है दुनिया में। इस पर बड़ी प्रोग्राम्स होना शुरू हुए हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानियों पर कोई जुल्म ढा दिया है, पाकिस्तानी रियासत ने अफ़गानियों पर जुल्म ढा दिया। आज मैं सुबह ही ट्विटर पे एक ख़बर देख रहा था किसी खातून की कि एक डॉक्टर थी, उन्होंने लिखा अपने ट्विटर अकाउंट पे कि इनके साथी डॉक्टर जब वो पढ़ा करते थे, पाकिस्तान में डॉक्टर बने हैं वो अफ़गानी, और पाकिस्तान से तालीम हासिल की, फिर वो कहीं अब्रॉड चले गए हैं और अब वहाँ से बैठकर वो ट्विटर पर पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। उन्होंने लिखा कि ये जो है वो नमक हराम लिखा है इन्होंने, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को से अपनी मराहत हासिल की, पाकिस्तान उन्होंने शेल्टर फराहम किया और अब जो है वो पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। इसका थोड़ा सा अमली मुजाहरा हम एक टेंशन जो है वो हमारे क्रिकेट के मुकाबलों में भी देखा हमने, ख़ास तौर पे अफ़गानी और पाकिस्तान का मैच अब पाकिस्तान और इंडिया के मैच के मुकाबिल आता चला जा रहा है। आइंदा होने वाले दिनों में शायद एक अब पॉलिटिकल राइवल की तरह हम क्रिकेट राइवल भी बनने वाले हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की बात करूँ, जो कि होना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का तो बड़ा चोली दामन का साथ था। तो वो कौन लोग थे, कैसे हुआ ये डिवीज़न, कैसे हो गया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, जब पाकिस्तान के गुण गाए जाते थे। पाकिस्तान ने मुश्किल तरीन हालात में अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन, हिजरत अगर किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हुई है और उस मुल्क ने उसे पनाह दी है, वो पाकिस्तान है। अफ़गानिस्तान से जिस अंदाज में 90s में, 80s में, 90s में जो इनखला हुआ था रशिया की जंग के साथ, और पाकिस्तान ने जिस तरह से पहले तो उन्हें अफ़गान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में पनाह दी, और फिर जिस अंदाज से मुजाहिदीन ने अफ़गानिस्तान में वो जंग लड़ी और रशिया को पसपा होना पड़ा, पीछे जाना पड़ा, तो ये सब भूल गए। ऐसा कैसे हो सकता है, इतना जल्दी कोई भी नहीं भूलता। तो शायद हमारी पॉलिसी का तसलसल जो है, क्योंकि हम अपनी पॉलिसीज़ कम और दुनिया की पॉलिसीज़ पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, और यही हमारे साथ हुआ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ये टेंशन, ये डिवीज़न जो है वो हमारा दुश्मन कामयाब हो गया। मैं समझता हूँ भारत का सबसे ज़्यादा स्टेक था इस बात पर कि भारत जो है वो ज़्यादा कदम अपने मजबूत रखे अफ़गानिस्तान में, और पाकिस्तान के साथ जो क़ल्बी वाबस्तगी हमारी, मजहबी वाबस्तगी भी थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दरारें पेश करते रहे, और यही हुआ, जिसके बायस अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो खला है ये होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ज़ाती तौर पर इस अंदाज के इनखला के ख़िलाफ़ हूँ, मैं ज़ाती तौर पर इस तरह के इनखला के ख़िलाफ़ हूँ। कब तक सो रहे थे हम, 40-50 साल, 40 साल तो हो गए, तो अब इसको कुछ नई डायमेंशंस दे दी जाती, कुछ तरीक़ेकार सेट किए जाते, रोड से, सड़कों से पकड़ कर। पहले तो आपने इन सबको शनाख्ती कार्ड भी जारी कर दिए, इनको पासपोर्ट भी दे दिए होंगे, अब तो वो पाकिस्तानी शहरी बन चुके हैं, और फिर अब जो गलियों में घूमने वाले बच्चे आइडेंटिफाइड हैं कि अफ़गानी बच्चे हैं, और ये जो बच्चे और ये बहुत सारे लोग, ये फैमिलीज़ और ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज़ बनी है वहाँ पर कि जहाँ पे जराइम का रेशो और ये जराइम करने वाले लोग वहाँ जहाँ पे पनाह लेते हैं। और ये जो गलियों में हमारे घूमने वाले बच्चे जो थैले या गार्बेज को जमा कर रहे होते हैं हमारे घरों के, आप हैरान होंगे कि इसमें भी जराइम पेशा अनासर इन बच्चों को वगला कर और ये बड़े होकर जराइम पेशा लोग बनते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस जो सालों से जिन्होंने इस पर फोकस किया हुआ, जिन NGOs ने इन अफ़गानी बच्चों पर, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये रिपोर्ट्स पेश की हैं कि ये बच्चे, ऐसे कुछ बच्चों को इन्होंने पॉइंट आउट किया जो अगले 5-7 साल, 10 साल, 12 साल के बाद ये हाईली और पुरतयश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। जो छोटे छोटे कचरा चुनने वाले लोग थे, ये बड़े बिजनेस कर रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं हो जाता, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं और बहुत सारे अवामिल कार फरमा होते हैं। लेकिन हम और आप तो इन्हीं फुटपाथों पर जो है वो मटन कौरमा खिला रहे हैं। अगर ज़रूरत हो तो इनके जो है वो राशन की ज़रूरतें पूरी कर देते हैं।
खाने पीना और पहनना ओढ़ना जब इनको किसी को मिल जाता है तो क्या ज़रूरत है इनको काम करने की? काम करने की क्या ज़रूरत है? यही हड्डियाँ हमने अपने अवाम की भी तोड़ दी हैं कि बहुत सारे मालिकान कहते हैं, इस बात पर कहते हैं कि यार अपने मुलाजिम को थोड़ा सा किसी वजह से झड़क दें तो वो काम छोड़ के चला जाता है और काम रुक जाता है। तो हम तो अंडर प्रेशर आ गए। क्यों? काम छोड़ के जाएगा, उससे सब कुछ अवेलेबल है, उसे मटन कौरमा भी मिल जाता है, उसे जो है वो राशन भी कोई ना कोई डलवा देता है, तालीम के बहुत सारे ज़राए मौजूद हैं। तो इन NGOs ने जब बेहंगम अंदाज में NGOs ने काम शुरू किया था तो इसका असर ये हो जाता है कि अवाम में काम करने की सकत कम हो जाती है और वो मुआशरा ऑटोमेटिकली मुआशी तौर पर तो डाउन होता ही है, अखलाकी तौर पर भी डाउन होता चला जाता है और अब मांगने की आदत पड़ जाती है। अल्लाह पाक हम सबको इससे महफूज रखे और हमें काम करने वाला बनाए। तो फिर मैं एक बार फिर कहूँगा कि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में अपना हक़ राय दही ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। वफ़े पे चलते हैं, वफ़े के बाद आखिरी लम्हात में कुछ थोड़ी सी और बात करते हैं और फिर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मैंने आगाज़ में इंट्रो में कहा था कि मीडिया हमारा मीडिया ब्लैकआउट या मीडिया बिकाओ, ये दो किस्म की इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं मीडिया के लिए। हमें ये सिर्फ हमारी तरक्की पजीर ममालिक का मसला नहीं है, ये तरक्की याफ्ता ममालिक का भी है कि मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड मीडिया अब दुनिया भर में होने लगा है और वो ख़बरें जो रियलिटी पर मुनसर होती हैं वो हमें कम मिलना शुरू हो गई हैं। एक ज़माना था जब हम बहुत सारे लोग जो है BBC को इस अंदाज़ में देखा करते थे, शायद अगर रेडियो के ज़माने की बात करूं तो लोगों को 100% यकीन होता था कि BBC से जो आलमी ख़बर मिलेगी वो मनोअन 100% सही होगी, क्योंकि उस वक्त मीडिया पर कंट्रोल को बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया हो गया है और जब से इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आया है और ये रेडियो से निकल कर TV और TV के बाद अब सोशल मीडिया की तरफ आया है, तो किसी भी ख़बर को इवैल्यूएट करना कि ये सच है या गलत है, ठीक है या गलत है, ये बड़ा मुश्किल हो गया है। और यही वजह है कि हमें अब इंटरनेशनल मीडिया पर भी भरोसा उठता चला गया है हमारा। और हालिया इसराइल और फ़लस्तीन के जो मामलात हैं उसकी सही अक्कासी मिलना बड़ा ही मुश्किल होता चला गया है। ठीक है, बज़ाहिर हमारा मीडिया जो है वो एक ही अंदाज से इन सब चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहा है कि फ़लस्तीनी बड़े मुश्किल में हैं, तो यहाँ पे फिर NGOs सामने आ जाती हैं। एक तो हमारी NGOs को जो है ना न जाने क्या पैसा जमा करने की क्या आदत पड़ गई है कि मौका मिलना चाहिए और जहाँ वेल नोन और बड़ी मैं कहूँ कि रेप्यूटेबल NGOs जो हैं वो आगे आती हैं, वहीं छोटे छोटे कई और बहुत सारे ग्रुप्स भी जो है ना इसका फ़ायदा उठाने की, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, मैं बहुत क्लियर हूँ इस पर कि फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और वो कैश कराते हैं। जिस तरह अगर कोई डिज़ास्टर पाकिस्तान में आ जाए, सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए और कोई ऐसी आफत आ जाए, कुदरती आफत की मैं बात कर रहा हूँ, तो बस तो लोग निकल पड़ते हैं। और मैं पाकिस्तानी शायद दुनिया में चैरिटी समाजी खिदमत में अपने पैसा देने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मैं मनोन कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी कुछ सोशल NGOs से वाबस्ता हूँ, तो ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तानी टैक्स बेशक दे या ना दे, लेकिन समाजी खिदमत में अपनी चैरिटी के पैसे वो ज़रूर बाकायदगी के साथ देता है। तो इस अहम तरीन और नाजुक तरीन सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हैं वो NGO जिन्हें पता है कि काम किस तरह से करना है, किस तरह से पोर्ट्रे करना है, किस तरह से सोशल मीडिया में अवेयरनेस पैदा करनी है अपने उस काम के हवाले से। तो फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अगर लोकल मीडिया पे अगर मैं देखूँ तो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही होने जा रहा है कि बड़ा मुश्किल है। फ़लस्तीन में राशन खाने पीने की कमी हो गई है, डिज़ास्टर हो रहा है, बिल्डिंगें गिर चुकी हैं, रहने के लिए साहिबान नहीं है, खाना पीना कम हो गया है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, सर्दियों का मौसम आने वाला है तो यकीनी तौर पर गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नो डाउट 100% सही बात है।
क्या इससे आगे भी कुछ बताना है हमें कि फ़लस्तीन और इसराइल की जो ये जंग जिसका आगाज़ हुआ था हमास की जानिब से, अब इसकी सूरत हाल क्या है, कहाँ तक पहुँची है ये कहानी। आलमी मीडिया से ही थोड़ी सी राय ले ली जाए, फिर इस पर अपने आप को एवेल्यूएट किया जाए, कुछ कंक्लूजन किया जाए, कुछ बताया जाए हम सबको। पाकिस्तान को कम से कम इस लेवल पर तो ले जाए, पर अवामी राय हम तो हमार होनी चाहिए। ना सिर्फ उनकी मदद तो हमें करनी है, ये हमारे इस्लामी भाई हैं, लेकिन जो इनकी मदद के लिए आगे बढ़े थे वो कहाँ हैं? जिन्होंने ये बेड़ा उठाया था कि हम इसराइल को सबक सिखाएंगे, वो कहाँ हैं? जिन्होंने ये कहा था कि फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, वो कहाँ हैं? तो हमारे अपने मुल्क की या आसपास के उन तमाम लीडरान की जो फ़लस्तीन के लिए आगे बढ़ रहे थे, इसराइल की आंखों में आंखें डालकर बात करने की तरगीब दे रहे थे, वो कहाँ हैं? वो सारे लीडरान तो चले गए, हम सिर्फ और सिर्फ कलेक्शंस के अंदर लगे हैं। तो पहले ये भी सोचना होगा कि ये मसाइल के हल के लिए जो लोग उठे हैं, हमें उनको गैदर करना होगा, वो तमाम लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना होगा, ताकि वो इसराइल को और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर मुस्लिम उम्मा और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। ये बड़ा ज़रूरी है, सिर्फ चंदों से काम नहीं चलेगा, हमें उन अवामिल पर भी गौर करना होगा जिसके बायस ये मसाइल बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं थोड़ी सी जंग की सूरत हाल पर बात कर लूँ। कुछ उम्मीद अफ़ज़ा ख़बरें ज़रूर हैं, ज़रूर हैं फ़लस्तीन के हवाले से, और मैंने तो एक बड़ी हैरत अंगेज़ ख़बर एक बड़ी अच्छे मुबस्सिर से सुनी है कि इस जंग में हार इसराइल की यकीनी है। मैं बड़ा हैरान हुआ और फिर मैंने सुनने की कोशिश की कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अंदरूनी ख़बरें कुछ इस अंदाज़ की, ये उम्मीद अफ़ज़ा ख़बरें हैं। लेकिन क्या हमें और आप इन्हीं ख़बरों का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या मुस्लिम उम्मा हमास को, मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि आज हमारे बहुत कुछ ममालिक जो हैं वो ज़रूर इसराइल के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, और वो क़ुव्वतें जो इसराइल के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई इस्लामी मुल्क भी हो सकता है, कोई गैर इस्लामी मुल्क भी हो सकता है, कोई भी सपोर्टर हो सकता है, क्योंकि हर मुल्क के अपने अपने स्टेक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आलमी उम्मत मुस्लिमा, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, ये क्या कर रही थी या इनकी क्या जिम्मेदारी है? अब तक मुस्लिम उम्मा पर कहाँ, अगर मैं आप बोस्निया कश्मीर से आगाज़ करूँ, बोस्निया, चेचनिया और फिर इसके बाद मशरक़ी तैमूर मलेशिया में देखें, और मतलब जहाँ मुसलमान ममालिक में, हमारे पास तो हर 2 साल के बाद कोई ना कोई ऐसा मुल्क परेशान हाल नज़र आया कि हमें दुआएं करनी पड़ती हैं, इनके लिए इमदाद जमा करनी पड़ती थी। अब सेटलमेंट्स हो गए, उन्होंने सरेंडर किया अपने आप को, अपनी गैरत हिम्मत को उन्होंने सरेंडर किया, अब वहाँ मसाइल बेहतर हैं। तो क्या हम हर जगह अपने आप को सरेंडर ही करते रहेंगे? आलमी ताकत हम हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पावर, जैसे पेट्रोल पावर कहते हैं, ईंधन कहते हैं, ये हमारे पास दुनिया के टॉप कंट्रीज़, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो हैं वो इस्लामी ममालिक हैं। लेकिन अगर कोई किसी से आंखों में आंखें डाल के बात करता है तो सिर्फ एक आध मुल्क अगर मैं सुनूं, बहुत ज़्यादा नाम ईरान का आता है, और इससे अगर थोड़ा सा करीब तरीन अगर मैं देखूं तो टर्की कभी कभार बोलता है, लेकिन वो तुर्की ने भी अपना थोड़ा सा लेवल जो है वो अग्रेशन से थोड़ा सा पीछे हटा है, क्योंकि उसने भी देख लिया कि आलमी उम्मा के वो मुल्क जो बोल सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं अरब कंट्रीज़ की बात करूं, वो उस अंदाज में अपनी आवाज़ में वो चौधराहट, वो लाउडनेस नहीं ला पा रहे। क्या वजह है? मैं और आप जानते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के बहुत सारे लीडरान के बहुत सारा सरमाया जो है वो उन्हीं ममालिक के अंदर है जिसके ख़िलाफ़ बात करनी है। तो आपका सरमाया अगर किसी के पास रखा हो तो उसके खिलाफ आप आंख नहीं उठा सकते, ना बात कर सकते हैं। यही हाल पाकिस्तान के लीडरान का रहा, और यही हाल मेरा ख्याल है अरब लीडरान के बारे में भी सुनने में आ रहा है। ऐसी बहुत सारी खबरें इससे पहले भी आई हैं कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उनकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, उनकी जायदादें हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, ये वहीं से तालीम हासिल करके फिर रूल करते हैं अपने अपने ममालिक के अंदर। ये मैं अरब कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में कौन सा अरब मुल्क जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ बात कर सकेगा? इसराइल के ख़िलाफ़ बात करने को तो छोड़ें, हमारे तो अब इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं, और हमारे मुल्क में कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सियासी जमात या कोई भी जो है वो सियासी लीडर जो है
कम से कम ऐसी बात नहीं कर रहा। अगर करना भी चाहे तो शायद एक प्रेशर इतना बिल्डअप हुआ, सुनने में आया कि पिछले कुछ अदवार में ऐसी कोशिशें हुई हैं, लेकिन एक अवामी प्रेशर एक जो है इतना ज़्यादा है कि कोई इस तरफ आँख उठाकर, कहते हैं ना कि फ़लस्तीन की तरफ मैली आँख उठाकर ना देखे या इसराइल को तस्लीम करने की बात ना करे, तो शायद ऐसा नहीं हो रहा। तो ये कम से कम एक खुशाइंद बात है इस मौके पर। लेकिन ये ख़बर जिसका मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे ज़िक्र किया कि इसराइल की नाकामी, इसराइल की शिकस्त यकीनी है, वो इस बार अब जो जंग चल रही है, जिस मोड़ पर चल रही है, उसमें फ़लस्तीन को उसका हक़ खुद इरादी जो है वो ज़रूर मिलने वाला है। और इसके वो एरियाज़ जो हैं जो इन्होंने खाली करा लिए थे, वो इसी अंदाज़ में खाली रहेंगे। कब तक रहेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम उम्मा की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आगे बढ़ना होगा और ऐसे मौके पर फ़लस्तीन के साथ मिलकर फ़लस्तीन के हाथों को मजबूत करना होगा और इसराइल से टेबल टॉक करनी होगी। हमें किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं होना, उसको एक ख़ास हद तक अक़वाम मुत्तहिदा का जो भी चार्टर था उसके मुताबिक उसको उस तरफ उसका इलाका उसके हवाले कर दिया जाए और फ़लस्तीन को फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन का वो हिस्सा मिलकर जहाँ वो अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ बसर कर सकें, जहाँ बच्चों ने जंग की सूरत में ये आँख खोली है और शायद उसी में शहीद भी हो रहे हैं। अल्लाह पाक उन शोहदा को जो है वो जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके लिए ये मुश्किलात आसान से आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले प्रोग्राम में नए मौजू और नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।